नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके चहेते कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में, जिसमें हम नन्हे मुन्ने बच्चों से बात करती हैं उनकी अभिलाषाओं की, उनकी आकांक्षाओं की। कहने को तो प्रतिभा और योग्यताएं सभी में होती हैं, लेकिन उनको निखारने का काम किया जाता है अभिभावकों के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो प्रतिभाएं जुड़ रही हैं, उनके जीवन में भी अध्यापकों का, अभिभावकों का विशेष महत्व रहा है। उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर लाने में अध्यापकों का विशेष योगदान रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के नन्हे मुन्ने बच्चों से और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम वैभवी शर्मा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिरगांव, जिला सिरमौर में कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेना भी बहुत पसंद है। साथ ही साथ मुझे गाने का भी बहुत शौक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभवी जी। आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आरोही ठाकुर है और मैं कक्षा 12वीं में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिरगांव, जो कि जिला सिरमौर में स्थित है, से शिक्षा ग्रहण करती हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा रुचि है और ख़ास तौर पर मुझे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है। जी, आपकी हॉबीज़ के बारे में हम जान पा रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना पसंद है और शायद कला में भी आपकी विशेष रुचि है। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कैसे पता चला और आपको यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहन किसने दिया? मैम, हमें यहाँ पर आने के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री सुधीर शर्मा जी और विशेषकर हमारे अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री दिलीप सिंह वर्मा जी, जो कि राज्य पुरस्कार से सम्मानित है, उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और अन्य अध्यापक गणों ने भी हमारा यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जी, और बहुत ज़रूरी होता है अगर कोई हमें इंस्पायर करता है, कोई मोटिवेट करता है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और अगर वो हमारे अध्यापक हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, वैभवी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने स्कूल के बारे में हमें बताया, तो उसमें थोड़ा और हम जानना चाहेंगे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस रीजन के बारे में भी जानना चाहेंगे, पर पहले अपने स्कूल के बारे में बताइए। मैम, हमारा स्कूल गिरी नदी के तट पर है। जी, यहाँ पर 3 जिलों के संगम होता है। यहाँ पर 3 जिलों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ न केवल सिरमौर जिला अपितु शिमला जिला तथा सोलन जिला के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जी, तो अलग अलग रीजन से हम देख सकते हैं बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो एक अमेलगमेशन होता है कल्चर का भी। तो अगर कल्चर की हम बात करें तो किस किस तरह के पकवान आपके रीजन में खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं? मैम, हमारे इलाके में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं तथा तरह तरह के त्योहारों में विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें सिड्डू, पटांडे, लुश्के, पूड़े इत्यादि शामिल है। जी, तो क्या आप भी खाना बनाने में और खाना खिलाने में शौक़ रखती हैं? यस मैम, मुझे खाना बनाने तथा इन सब पकवानों को खाने का बहुत शौक़ है। जब मेरे मम्मा घर पे नहीं होते तो मैं भी उनकी तरह खाना बनाने की भरपूर कोशिश करती हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। जी, और बहुत खूब, क्योंकि आजकल बच्चों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बच्चे ज़्यादातर अपने मोबाइल फ़ोन्स में या फिर लैपटॉप में इतने बिज़ी रहते हैं कि वो अपनी जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं या फिर किचन का काम होता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। आरोही जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे शिरगांव की बात हुई है, तो उस रीजन के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह की फसलें वहाँ उगाई जाती हैं। क्या आप भी फसलें उगाने में इंटरेस्ट रखती हैं? यस मैम, हमारे यहाँ पर कैश क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा उगाई जाती है। इसमें टमाटर हो गया और शिमला मिर्च हो गई और मैम फूल गोभी हो गई। मैम, इन फसलों का उत्पादन हमारे जो इलाके में बहुत ज़्यादा किया जाता है और यहाँ से जो सब्जियाँ हम उगाते हैं उनको दूसरी मंडियों में भी बाहर जाकर भेजा जाता है। और यहाँ पर कई प्रकार के हमारे इलाके में फूलों का भी उत्पादन किया जाता है और उन्हें भी बाहर की मंडियों में भेजा जाता है। जी, तो एक्सपोर्ट भी वहाँ से किया जाता है। और सिरमौर तो हिस्टोरिकली भी हिमाचल में अपना नाम रखता है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ से आती हैं, चाहे हम YS परमार जी की बात करें या फिर वैद्य सूरत सिंह जी की
गुलाब सिंह जी और मियाँ गुलाब चंद जी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सिरमौर इलाके से हमें सुनने को मिलते हैं और इतिहास में उनके नाम दर्ज हो चुके हैं। तो कुछ वहाँ का कुछ समझौता आंदोलन के बारे में हमने सुना था, अगर उस बारे में वैभवी जी आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहें। मैम, सन 1942 में जो समझौता आंदोलन हुआ था उसमें हमारे इलाके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें कई स्वतंत्रता सेनानी जैसे वैद्य सूरज सिंह, मियाँ चूचू राम इत्यादि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह हमारे इलाके से ही संबंध रखते थे। हमारे इससे यह पता चलता है कि हमारे इलाके के लोग कभी भी हिंसा के आगे आत्मसमर्पण नहीं करते। वह देश तथा प्रदेश के लिए बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जी, और जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिमाचल का इतना बड़ा नाम देखने को नहीं मिलता है। जो हिमाचल के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका इतिहास में नाम इतना धूमिल सा लगता है। तो ऐसे में जब हम जानते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे अपने क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं तो एक बड़े ही हम बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। आरोही जी, हम आपके रीजन के बारे में जान चुके हैं, थोड़ा थोड़ा विद्यालय के बारे में भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा और बताइए किस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी स्कूल में होती हैं, किस तरह से आप उस पर पार्टिसिपेट करती हैं, कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। मैम, हमारे स्कूल में NSS यूनिट भी है मैम, जिसमें मैं भी जिसकी सदस्य हूँ, और मैम उससे हमें ये ज्ञात होता है कि हम अपने परिसर को किस प्रकार से मतलब साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और मैम, जैसा मैंने आपको बताया कि NSS यूनिट है, तो मैम उसका हमारा 7 दिन का कैंप भी लगता है, जिसमें मैम हम अलग अलग एक्टिविटीज़ सीखते हैं, साथ में रहना सीखते हैं, जिससे हमारे अंदर एकता की भावना भी आती है। साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे स्कूल में भी NSS यूनिट है। और साथ ही साथ हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी क्लब भी है, जिससे हमें सुरक्षा मतलब रोड पर किस प्रकार हम सुरक्षित रह सकते हैं उसके बारे में भी जागरूक किया जाता है। और साथ ही साथ मैम हमारे स्कूल में इको क्लब भी है, जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताना और किस प्रकार से हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही साथ मैम हमारे स्कूल में ग्रुप्स भी डिवाइड है, जिसमें बच्चों में एक उत्साह बढ़ता है कि हम किस प्रकार से अपने ग्रुप को फर्स्ट लाने की कोशिश करें। तो मैम हमारे स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं, और उन एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेशन होता है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और वैभवी जी, क्या आप भी किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद करती हैं? किस तरह से कोई कॉम्पिटिशन्स आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए। जी मैम, हमारे विद्यालय में हाउस वाइज बहुत सारे कंपटीशन अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें बच्चों में बहुत सारी भागीदारी देते, बहुत सारे बच्चे। मुझे भी इन सब चीज़ों में भागीदारी देना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब हमारे स्कूल में विशेष दिनों पर विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तो मैं भी उसमें भागीदारी देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे भाषण देना बहुत अच्छा लगता है। मैं इन प्रतियोगिताओं में भाषण देती हूँ, क्विज कंपटीशन में भाग लेती हूँ। तो इससे बच्चों की हिचक खुलती है कि वो स्टेज पर बोलने में हिचकिचाए ना। और सबसे बड़ा एक फियर रहता है स्टेज फ्राइट की। हम बात करते हैं कि स्टेज पे जाके किस तरह से बोलना है और किस तरह से टॉपिक को तैयार करना है, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल भी रहता है। तो वो आप किस तरह प्रिपेयर करती हैं जब किसी कंपटीशन की आप तैयारी करती हैं? तो कैसी आपकी तैयारी रहती है, किस तरह का आपका रूटीन रहता है? वैसे तो डेली रूटीन की तरह ही प्रैक्टिस करती हूँ, पर उसे बार बार बोलती हूँ, उसे अपने फ्रेंड्स के सामने डिस्कस करती हूँ, उनसे उनकी राय मांगती हूँ, और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते हिचक भी खुलती है, और बार बार स्टेज पे बोलने से हमें डर भी बहुत कम लगता है। और जिस भी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो फिर वो भय, वो डर ख़त्म हो जाता है। इको क्लब की हम बात कर रहे थे आपके स्कूल में, और रोड सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे कैंपेन भी चलाए जाते हैं, ट्री प्लांटेशन की बात होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एक जायंट हमारे सामने आज देखने को मिलता है। एज अ यंगस्टर और एज अ चाइल्ड ऑफ इंडिया, तो आपका क्या मानना है, किस तरह से इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस तरह हम बन सकते हैं?
देखिए मैम, सबसे पहले तो ये होता है कि जितना भी कचरा होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, हमें उनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट और ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है एनवायरनमेंट में। और जैसा कि देखा जाता है कि प्लास्टिक कई लोग जला देते हैं, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो हमें ज़्यादातर तो पेड़ों को कटाई नहीं करनी चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो मैम, मेरा मानना है कि हमें हर दिन पर्यावरण दिवस की तरह मनाना चाहिए और हमें प्लांटेशन तो करनी ही चाहिए। और हमारे विद्यालय में भी हमें इस बारे में जागरूक किया जाता है कि पेड़ पौधों की कम कटाई करनी चाहिए और जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा आप प्लांटेशन कीजिए। तो यही है। तो ये स्कूल में ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है कि ट्री प्लांटेशन होना चाहिए, और प्लांटेशन हुआ है उसके बाद उसकी केयर भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर 5 जून को हम कोई पेड़ लगा देते हैं, कोई सैपलिंग हमने प्लांट कर दिया है, अगर उसकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाता है। केवल एक दिन उसकी हमें केयर नहीं करनी है, पूरे वर्ष उसकी केयर होनी चाहिए, तभी वो एक पेड़ के रूप में हमें उपलब्ध हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें स्कूल के लेवल पर हम देखते हैं सिखाई जाती हैं। वैभवी जी, जब हम घर पर होते हैं तो फैमिली के साथ किस तरह का टाइम स्पेंड होता है? आपकी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा इस बारे में बताइए। मैम, मेरी फैमिली में मैं सबसे पहले तो मेरे घर के मुखिया मेरे दादाजी, मेरी दादी जी और मेरे दादाजी के भाई, मेरे छोटे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मैं और मेरी 2 बहनें हैं जी। तो एक संयुक्त परिवार में आप रहती हैं, और आज के समय में जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको क्या लगता है कि क्या पॉजिटिव्स होते हैं जब हम इतनी बड़ी फैमिली में रहते हैं? क्योंकि कहने को मिलता है कि शायद डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो क्या पॉजिटिव्स आपको लगते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने के? मैम, एक तो जॉइंट फैमिली में रहने से प्यार बढ़ता है, और अगर जो कोई काम करने के लिए हमें बाहर के लोगों को बुलाना पड़ता है तो जॉइंट फैमिली साथ रहकर ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकती है। जॉइंट फैमिली में कभी भी किसी बाहर से किसी के ऊपर डिपेंडेंस हम नहीं रख पाते हैं, केवल अपनी फैमिली में ही सारे काम इतने सुलभता से हो जाते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं रहती है। आरोही जी, आपकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। यस मैम, मेरी फैमिली में मेरे दादाजी और दादी जी और पापा और मम्मी रहते हैं, और मेरा एक बड़ा भाई भी है। तो हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और मेरी फैमिली बहुत ही मोटिवेट करती है मुझे। ख़ास तौर पर ये मेरे घर वालों के एक रहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई में इंगेज रहूं, और मुझे पूरा टाइम भी दिया जाता है, और जब मैं फ्री टाइम में होती हूँ तो कई बार अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर लेती हूँ। जी, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी स्टडी से जो टाइम बचता है उसमें अपनी फैमिली को भी कोऑपरेट करती हैं। शायद फील्ड्स में जाकर भी काम करना आपको पसंद होगा। वैभवी जी, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं, तो किस तरह का सपोर्ट आपको आपकी फैमिली से मिलता है? किस तरह से मोटिवेट करते हैं? क्योंकि हमने जाना आप बहुत सारी आपने स्कॉलरशिप्स भी ली हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आपकी फैमिली का रोल क्या है आपकी लाइफ में? मेरी फैमिली मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। वो मुझे पढ़ाई के लिए बढ़ावा देती है कि मुझे आगे चलकर अपना करियर बनाना है, तो इसलिए वो मुझे पढ़ाई के लिए कहती है, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए भी मोटिवेट करती है। और मुझे जनरल नॉलेज के बारे में, अपने आसपास के बारे में जानने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए मुझे मेरी फैमिली उस बारे में भी बताती है, और मेरे हिस्ट्री के बारे में भी बताती है कि क्या हिस्ट्री में हुआ था, हमारे हिमाचल के बारे में, हमारे सिरमौर ज़िला के बारे में। जी, जो बहुत सी चीज़ें जो हमारी बुक्स में हमें पढ़ने को नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें हमें अपने परिवार से सीखने को मिलती हैं। आपके बारे में हमने जानने के प्रयास किया था, तो उसमें हमें पता चला कि आपको स्कॉलरशिप्स भी मिली है, और रिसेंटली आपने एक एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, और उस बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और किस तरह से उस एग्ज़ाम के बारे में आपको पता चला था। जी मैम, मैंने नेशनल मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति हासिल की है, जिसमें 2 एग्ज़ाम को पास करना होता है, सेट तथा मैट। सेट में हमारी जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और मैट में हमारे दिमाग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो हम
अपने मानसिक तौर पर देने होते हैं। तो उसे पास करने के बाद ही हमें वो स्कॉलरशिप हासिल होती है। इसके बारे में मुझे मेरे अध्यापक गणों से पता चला था और उन्होंने मुझे ये एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेट किया कि तुम ये एग्ज़ाम दे सकती हो, और मेरे साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेट किया गया था जी। तो इस एग्ज़ाम में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं। और मैंने ये एग्ज़ाम क्लास 5th में भी दिया था, पर क्लास 5th में मैं किसी कारणवश रह गई थी। जी, तो अलग अलग स्टेजेस पर इस एग्ज़ाम को दिया जाता है जितना हम समझ पा रहे हैं। SCERT से कंडक्ट करवाता है और आप हर महीने 1000 रुपये की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी जो भी सफलता है उसके लिए। धन्यवाद। आरोही जी, हम डिफरेंट हॉबीज़ की हम बात करते हैं, तो जब आपका फ्री टाइम होता है कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपने आप को एंगेज करती हैं? मैम मुझे ज़्यादातर तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसा मैंने बताया था कि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैम हमें अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स से अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में पता चलता है कि हमें किस प्रकार के संविधान द्वारा हमें किस प्रकार के कर्तव्य दिलाए गए हैं। और साथ ही साथ अतीत यानी कि हम इतिहास की बुक से हमें ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में किन नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए मैम फ्री टाइम में मैं ज़्यादातर बुक्स जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना मुझे पसंद और है। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने मेंशन की, क्योंकि हम मोस्टली हम बात करते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात नहीं करते हैं। सब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमें अपने राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य हम भूल जाते हैं। तो वो ये सब चीज़ें हम सीख पाते हैं जब हम उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं या फिर हमारे अध्यापक उन चीज़ों की नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं। आपके जीवन में टीचर्स का किस तरह से रोल रहा है आपकी अचीवमेंट्स में? क्योंकि जब हम अपने समय को याद करते हैं तो हम टीचर्स से बहुत ही स्केर्ड हो जाया करते थे, उनकी लुक से कि अब टीचर पता नहीं हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो वो स्कैरी सा एक मोमेंट रहता था जब हम स्कूल में होते थे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब समय बदल चुका है और जैसे हम जेन ज़ी की हम बात करते हैं, तो आज के समय में टीचर्स और स्टूडेंट का कैसा एक कम्युनिकेशन रहता है? मैम हमारे तो सभी जो अध्यापकगण हैं वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। उनके पढ़ाने के तरीके से मैम मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, इसीलिए मैम मैं आगे बड़े होकर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ। हमारे सभी जो अध्यापकगण हैं हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिव करते हैं, और मैम देखा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य उनके और देश की प्रगति उनके जो देश के अध्यापकगण होते हैं उन पर ही डिपेंड करती है। और मैम हमें हमारे अध्यापक एक सही मार्गदर्शन हमारा करते हैं, हमारी कमजोरियों को ना समझकर ज़्यादा वो इतना कमजोरियों का ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारी खूबियों को ज़्यादा वो तराशते हैं। और मैम मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है, और हमारे सभी अध्यापकगण बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है मैम, हर चीज़ को हमें आगे बढ़ाने के लिए। और सिर्फ हमें मैम किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, हमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों का भी ज्ञान दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जी, और ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सामान्य ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। केवल बुकिश नॉलेज से वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती, और अगर हमें अपनी स्थिति को और ऊपर उठाना है, एक उच्च स्तर पर पहुंचना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक रहती हैं। तो जो आपके टीचर्स बखूबी उस रोल को निभाते हैं। लेकिन कोई स्पेसिफिक एक टीचर होते हैं हमारी लाइफ में जिनका हमारी लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव रहता है, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह काम करना चाहते हैं। तो ऐसे कोई टीचर हैं जिन्हें आप आइडलाइज करते हैं? मैम वैसे तो मेरे सभी अध्यापकगणों को मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ उन सभी से, पर विशेषकर हमारे जो इंग्लिश के प्रवक्ता हमारे हैं श्री दिलीप सिंह वर्मा जी, उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में भी हमें ज्ञान दिया। और हमारे जो हिंदी के प्रवक्ता है श्री नरेश शर्मा जी, उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैम रही बात की मेरे आइडल की, तो मैम मैं अपने हिस्ट्री के जो हमारे मैम हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैं उनसे प्रभावित हूँ। उनके पढ़ाने का तरीका, उनका बच्चों से जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है मैम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारे मैम राजनीतिक विज्ञान के जो अध्यापक हैं वो भी मैम हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और मैम देखा जाता है मैम वो ही ज़्यादा है जो हमें मैम किताबी ज्ञान की बजाय हमें सामान्य ज्ञान की ओर भी ले जाते हैं। तो मैम सभी टीचर से वैसे मैं प्रभावित हूँ, और मैं चाहती हूँ अगर मैं
बड़े होकर कुछ बनना चाहूँगी तो उनके गुण ज़रूर अपनी लाइफ में लेना चाहूँगी। जी, और हमें जानकर ये बहुत ही खुशी हुई कि आप अध्यापक बनना चाहती हैं भविष्य में, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये एक मोटिव नहीं होता है, एक एम नहीं होता है लाइफ में। कई कन्वेंशनल जो हमारे जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन अध्यापक हम तब चूज़ करते हैं जब सारी ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं। लेकिन आपका एक मोटिव है कि आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके टीचर भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो उनसे आप इंस्पायर हुई हैं, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं। वैभवी जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे आपकी क्या रोल मॉडल कौन है और किस तरह का एम आप लाइफ में रखती हैं? वैसे तो मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स है, पर टीचर्स में से मेरे रोल मॉडल, जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी तो मेरे रोल मॉडल मेरे अध्यापक श्री संजय चौहान जी है, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी वैद्य सूरज सिंह के सुपुत्र है, जिनके पिताश्री ने हमें पझौता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि वो हमें सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं बताते थे, वो हमें बताते थे कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे स्वच्छ रखना है। उन्होंने हमें बताया कि प्लास्टिक को जलाने से कितना नुकसान होता है, हमें प्लास्टिक को सेफ बोतलों में भरकर पंचायत में देना चाहिए। और उन्होंने हमें उस समय भी प्लास्टिक को एकत्र करवाया और प्लास्टिक का रीयूज़ करने किया। और उन्होंने हमारे द्वारा जो प्लास्टिक एकत्र करवाया गया था उससे एक दीवार बनाई जो बहुत ही अच्छी लगती है, स्कूल की शोभा को बढ़ाती है। रिसाइकलिंग की जो एक टेक्निक है वो उन्होंने आपको सिखाई और इससे आप बहुत ही इंस्पायर हो चुकी हैं और लाइफ में कुछ ऐसा ही करना चाहती हैं, क्योंकि अगर एक ही पृथ्वी हमारे पास रहने के लिए है, अगर हम उसे नहीं सेव करेंगे तो हम ये मानव जाति रहने के लिए कहाँ जाएगी। इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ आपके टीचर आपको सिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपका लाइफ में एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? मैम, मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बीमार लोगों की सेवा करता है और मुझे बीमार लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। यदि हम बीमार लोगों की सेवा करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होंगे, हमसे खुश होंगे और हमें बाद में दुआ देंगे, और उनकी दुआ क्या पता हमें कब काम आ जाए और कब हम अपने जीवन में बहुत बड़े स्थान पर पहुँच जाए। तो मैं तो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बीमार लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े बड़े विचार रखती हैं, और क्योंकि डॉक्टरी एक पेशा है जो केवल एक जॉब नहीं है, एक तरह से एक सर्विस है, तो इसमें फुली डेडिकेटेड हमें होना पड़ता है और ताउम्र हमें पढ़ते रहना पड़ता है। तो बहुत ही एक क्रूशियल आपने करियर ऑप्शन चुना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में आप ज़रूर इसमें सफल बने। जब हम स्टडीज़ करते हैं या फिर हम किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे होते हैं, हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। आज हम देखते हैं खासकर छोटे छोटे बच्चों में हमें इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी हमें देखने को मिलती है। तो आपके जीवन में भी स्ट्रेस आता होगा, तो किस तरह डील करती हैं आप उस स्ट्रेस को? मैम, स्ट्रेस तो कई बार आ जाता है मैम, जैसे कई बार हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर करियर को लेकर भी कई बार ये टेंशन हो जाती है। पर मैम, ज़्यादातर देखा जाता है कि आमतौर पर बच्चों पे तब भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है कि आलस जब हम में आ जाता है तो हम आज का काम मैम कल पर छोड़ देते हैं। उसके कारण हमारा जो काम होता है मैम वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो मैम, इस पर हमें काम करना चाहिए। हमें स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मैम सबसे पहले तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, और मैम साथ ही साथ मैम हमें मेडिटेशन, योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सके। और मैम, देखा जाता है कि नज़दीकी सफ़र के लिए हम बस का जो प्रयोग करते हैं, हम रुके रहते हैं बसेस के लिए, तो उससे अच्छा ये है कि मैम हम थोड़ा पैदल चलकर ही अगर चले तो हम शारीरिक तौर से बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। और स्ट्रेस पर मैनेज करने के लिए मैम सबसे बड़ी यही एक बात है कि हमें योगा, मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैम, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है या तो हमें अपने फ्रेंड सर्कल में उससे शेयर कर देनी चाहिए, या फिर अपने टीचर से, अगर टीचर से हम शेयर नहीं कर पा रहे तो हम अपने पेरेंट्स से वो बात ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का मैम सॉल्यूशन ज़रूर होता है। इसलिए हमें अपनी जो भी हम जिस बात को लेकर हम स्ट्रेस फील कर रहे हो उससे हमें शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमें कोई ना कोई
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे देंगे। और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के इमोशंस हमारे जहन में रहते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, अगर हम उसे शेयर करते हैं तो वो प्रॉब्लम कम आधा हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्रेंड सर्कल हो, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स के साथ हमारा रोल बहुत अच्छा हो। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई संदेश आप देना चाहें जो छोटे छोटे बच्चे आपको देखते हैं उनके लिए? मैम मेरा मानना है कि मैम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ शिक्षा के अलावा हमें और भी अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो, और उसके लिए चाहे सोशल मीडिया का हमें सहारा लेना पड़े या फिर टीचर्स या जो हमारी सराउंडिंग है उसका सहारा लेना पड़े, इन सभी के माध्यम से हम अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में इनकी मदद ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।